हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट और एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि भारत के सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो उसी के क्रम में हम लोग आज देखेंगे करंट अफेयर के मोस्ट 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस अपने करंट अफेयर के सेशन को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इकोनॉमिक और बजट से, अर्थव्यवस्था और बजट से, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2026-27 हु हैज बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव बजट। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार लगातार सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी है जॉन मथाई। तो दोस्तों यहाँ पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। क्यों सही होगा? क्योंकि निर्मला सीतारमण भारत के इतिहास में लगातार सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 7वीं बार लगातार उन्होंने ये बजट पेश किया है। तो परीक्षाओं के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में भी उनके नाम कई ऐतिहासिक आर्थिक सुधार में भी दर्ज हुए हैं निर्मला सीतारमण का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये क्वेश्चन होगा। विच हैज बिकम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च द डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड मैरीटाइम मैनेजमेंट। अर्थात तकनीक आधारित समुद्री प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए होगा कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी भी चिदम्बरनार बंदरगाह, VO चिदम्बरनार बंदरगाह, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह और ऑप्शन डी है पारादीप बंदरगाह। तो यहाँ सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VO चिदम्बरनार बंदरगाह। क्यों होगा? क्योंकि तमिलनाडु में है ये, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी। तमिलनाडु, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कहाँ है बंदरगाह। तो ये तमिलनाडु के थूथुकुड़ी, बड़ा टेढ़ा नाम होता है इन सबों का। तो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में स्थित है ये VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, यानी कि VO चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में स्थित है। एक ऐसा प्रमुख बंदरगाह बन गया है जिसने डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाई है। डिजिटल ट्विन तकनीक किसी भी भौतिक संरचना का एक रियल टाइम वर्चुअल आभासी मॉडल तैयार करती है और इस तकनीक में AI और रियल टाइम डेटा का उपयोग, इसकी मदद से बंदरगाह पर जहाज़ों की आवाजाही, माल ढुलाई और उपकरणों की मॉनिटरिंग बेहद सटीक और तेज हो जाएगी, जिससे कि काम के समय में लगभग 25% तक की कमी आएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, VO चिदम्बरनार बंदरगाह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि वेयर इज द हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सिलरेट सिस्टम विच यूटिलाइज थोरियम रिजर्व बीइंग एस्टेब्लिश्ड। थोरियम भंडार का उपयोग करने वाला हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सिलरेटर सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कोच्चि केरल और ऑप्शन डी है चेन्नई तमिलनाडु। तो यहाँ तीसरे नंबर के इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। क्योंकि भारत के परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम को गति देने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। इसे इंदौर में स्थित राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी
के द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? राजा RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। भारत के पास दुनिया के थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा जो है यहाँ पर होता है, और यह मशीन इस स्पेलेशन प्रक्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्पेलेशन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जो भारत के दीर्घकालिक थोरियम आधारित परमाणु कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, कि वेयर हैज इंडिया फर्स्ट माइक्रो एल्गी बेस प्योर एयर टावर बीन लॉन्च टू रिड्यूस अर्बन एयर पोल्यूशन। अर्थात शहरी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावर कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो यहाँ 4 नंबर के इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए माइक्रो एल्गी यानी कि सूक्ष्म शैवाल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, और यह तकनीक साधारण पेड़ों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कई गुना अधिक तेजी से सोखती है और ताजी ऑक्सीजन छोड़ती है। नई दिल्ली जैसे उच्च प्रदूषण वाले शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार के एयर प्यूरिफिकेशन टावर स्थापित करना एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, क्योंकि नई दिल्ली जो है इस समय पोल्यूशन के मामले में बहुत गंदा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन होगा कि इन विच रीजन वाज द बैनियल सागर कवच मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज टू स्ट्रेंथ नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी। अर्थात राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए द्विवार्षिक सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन किस क्षेत्र में किया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात और दीव, ऑप्शन बी है केरला एंड माहे, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और यमन, और ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु और कराकाइल। तो यहाँ 5 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल और माहे। क्योंकि मार्च 2026 में केरल और माहे कहाँ है? ये पुद्दुचेरी का हिस्सा है। माहे जो है ये पुद्दुचेरी, पांडिचेरी पुद्दुचेरी सुना होगा आपने, तो पुद्दुचेरी का हिस्सा है ये माहे। तो केरल और माहे के तटों पर सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यह भारतीय नौसेना तटरक्षक बल को यानी कि कोस्ट गार्ड और तटीय पुलिस का एक संयुक्त अभ्यास है। इसमें 3 लोग एक साथ जुड़े हुए हैं इस अभ्यास में। कौन कौन? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड और तटीय पुलिस, ये तीनों लोगों का एक संयुक्त अभ्यास हुआ है मॉक ड्रिल में सागर कवच में। और ये 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उसको देखते हुए 26/11 के मुंबई हमलों के बाद तटीय सुरक्षा को अभेद यानी कि तटीय सुरक्षा को बहुत मजबूती से सुरक्षित करने के लिए इस तरह के सुरक्षा अभ्यास वर्ष में 2 बार द्विवार्षिक आयोजित किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आर्ट और कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट वाज द इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 ऑर्गेनाइज्ड विद द थीम ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। अर्थात सुंदरता और खुशहाली के लिए ऑर्किड विषय के साथ इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। 6 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। क्यों होगा? क्योंकि 7 से 10 मार्च तक सिक्किम के पाक्योंग जिले में, कहाँ पे? सिक्किम का एक जिला है पाक्योंग जिले में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन ICAR यानी कि राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र के द्वारा
किया गया था और इस वर्ष की थीम थी ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सुंदरता और खुशहाली के लिए ऑर्किड, यही इसका इस बार का थीम था। तो सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत अपनी ऑर्किड जैव विविधता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिक्किम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न है कि राज्य व्यवस्था और कानून, पॉलिटी और लॉ से क्वेश्चन होगा ये। इन विच कंट्री वाज पैसिव यूथनेसाइज अप्रूव फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली फॉर ए पेशेंट नेम्ड हरीश राणा। हाल ही में हरीश राणा नामक मरीज के लिए पहली बार किस देश में निस्विक इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 7 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्यों होगा? क्योंकि मार्च 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेसिया की ऐतिहासिक अनुमति दी। हरीश राणा 2013 में एक दुर्घटना के बाद से लगातार 13 वर्षों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा जैसी स्थिति में थे, 13 साल से लगातार कोमा में थे। तो यह भारत में जीवन रक्षक प्रणाली यानी कि लाइफ सपोर्ट की तरफ से हटाने और गरिमा के साथ यानी कि सम्मान के साथ मृत्यु यानी कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंतर्गत कानूनी ढांचे का पहला प्रमुख व्यवहारिक अनुप्रयोग बताया गया है। क्योंकि हरीश राणा जो है इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और यह व्यक्ति लगातार 13 साल से कोमा में थे। तो इनको ये हुआ कि भैया इनको जो है कोमा में रहने के बाद 13 साल से कोमा में है और कोमा से कब ये बाहर आएंगे इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो इनके परिवार वालों की इच्छा से इनकी इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि हाँ ठीक है, ये अगर डेथ कर जाते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आगे 8वां क्वेश्चन है कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी से, रक्षा एवं तकनीक से, कि विच स्टेट इज इस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानव रहित ऑटोनोमस तकनीक अब नौ वाहन क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑटोनोमस जहाजों के निर्माण और परीक्षण के लिए इस तरह का अत्याधुनिक सिस्टम सेंटर भारत की समुद्री रक्षा क्षमता यानी कि मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी और व्यावसायिक शिपिंग दोनों के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर पे अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन होगा कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स 2.0 इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अर्थात स्वच्छ ऊर्जा और महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में लाइटनिंग ए बिलियन लाइव्स LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी टेरी, ऑप्शन सी IAS और ISA और ऑप्शन डी है DRDO। तो यहाँ 9 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। क्यों? लाइटनिंग ए बिलियन लाइव्स टेरी की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा यानी मुख्यतः सोलर लैंप और माइक्रोग्रिड पहुंचाना है। इसका संस्करण 2.0 विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा उद्यमी यानी कि एनर्जी एंटरप्रेन्योर बनाने पर केंद्रित है। तो टेरी ने इसको लॉन्च किया है, यानी कि टेरी यानी कि T से द, E से एनर्जी, R से रिसोर्स और I से इंस्टीट्यूट यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। आगे 10वां क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और पोषण से है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से। हु लॉन्च अराकू कोहनी द फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू इन आंध्र प्रदेश। अर्थात आंध्र प्रदेश में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोहनी किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी प्रमोद सावंत।
तो यहाँ आपका 10 नंबर के प्रश्न में करेक्ट आंसर हो जाएगा एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और उन्होंने आदिवासी संस्कृति और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने के लिए अराकू कोहनी लॉन्च किया है। यह पहल श्री अन्न यानी कि बाजरा के उपभोग को प्रोत्साहित करने के भारत सरकार के विजन के अनुरूप है। आगे अगला 11वां प्रश्न है महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित कि ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व इन द ईयर 2026 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट स्लीप, अर्थात पर्याप्त नींद के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 में विश्व नींद दिवस की तिथि को मनाया गया। तो ये मनाया गया था आपका 13 मार्च को, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे की कोई एक निश्चित तारीख नहीं होती है। यह हर साल स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स यानी कि स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स से पहले आने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। तो वर्ष 2026 में यह शुक्रवार यानी कि 13 मार्च को यानी कि कल के डेट में पड़ा था। तो यही मनाया गया है आपका पर्याप्त नींद के महत्व को ध्यान में रखते हुए। आगे 12वां क्वेश्चन है आपका शिखर सम्मेलन, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। इसमें कह रहा है कि वेयर वाज द 14th एडिशन ऑफ आहार एशिया लार्जेस्ट फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर इनॉग्रेटेड, अर्थात एशिया के सबसे बड़े खाद्य और आतिथ्य मेले आहार के 40वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई और ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो यहाँ आपका 12 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, क्योंकि आहार 2026 का 40वां संस्करण 10 से 14 मार्च 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया और इस वर्ष के मेले में इटली को पार्टनर देश का दर्जा दिया गया था। भारत जो है वो वर्तमान में कृषि और समुद्री उत्पादों का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। तो ऑप्शन में सी आपका न्यू दिल्ली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 13वां क्वेश्चन है स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित कि अकॉर्डिंग टू नासा रिसेंट अपडेट व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द आर्टेमिस सेकेंड क्रूड मिशन, अर्थात नासा के हालिया अपडेट के अनुसार आर्टेमिस सेकेंड क्रू मिशन का प्राथमिक फोकस क्या है। ऑप्शन ए है मंगल ग्रह पर लैंडिंग, ऑप्शन बी चंद्र कक्षा लूनर ऑर्बिट, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह खनन और ऑप्शन डी है शुक्र अन्वेषण। तो यहाँ आपका 13 नंबर के इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनार ऑर्बिट यानी कि चंद्र कक्षा। क्यों? देखिए चंद्र कक्षा लूनार ऑर्बिट क्या है, देखिए नासा का आर्टेमिस, नासा का है ये आर्टेमिस, नासा का आर्टेमिस सेकेंड मिशन एक लूनार फ्लाईबॉय मिशन है। इसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठकर चंद्रमा की कक्षा में जाएंगे, चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे और चंद्रमा की सतह पर उतरे बिना सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। यह भविष्य में आर्टेमिस थर्ड जिसमें इंसान चांद पर उतरेंगे उसकी राह को तय करेगा, यही वाला पूरा प्लान। अगर ये चंद्र कक्षा सही से उतर गया तो यह तय कर देगा कि चांद पर मनुष्य किस तरीके से जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। 14वां क्वेश्चन है निधन से संबंधित। प्रोफेसर हरमन कुलके who passed away recently was considered the global voice of which state history, अर्थात प्रोफेसर हरमन कुलके जिनका हाल ही में निधन हो गया है उन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता था। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ ओडिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जर्मन इतिहासकार थे। ये कहाँ के थे? ये जर्मन इतिहासकार थे, जर्मन इतिहासकार प्रोफेसर हरमन कुलके, इनका निधन हाल ही में हुआ है। उन्होंने ओडिशा के इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और विशेष रूप से जगन्नाथ पंथ के विकास पर जो गहन शोध किया उसके लिए वे पूरी दुनिया में जाने जाते थे, प्रोफेसर हरमन कुलके। आगे
15वां और आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में इंटरनेशनल अफेयर से, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित, कि विच कंट्री सेलिब्रेट इट्स 58th इंडिपेंडेंस डे ऑन 12 मार्च 2026, मार्किंग इट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1968। अर्थात 1968 में अंग्रेजों से अपनी आज़ादी को चिन्हित करते हुए किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है बारबाडोस, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो मॉरिशस आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मॉरिशस पर लंबे समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन रहा और 12 मार्च 1968 को इसे स्वतंत्रता मिली थी। 12 मार्च 2026 को इस राष्ट्र ने अर्थात मॉरिशस ने अपनी आज़ादी के 58 साल पूरे किए हैं। भारत और मॉरिशस के बीच बेहद ही अच्छे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका टोटल 15 प्रश्न था। 15 प्रश्न आपके ये करंट अफेयर के इस वीडियो में मैंने लेकर के आया था। ये आपका आज का करंट अफेयर था, यानी कि 14 मार्च 2026 का करंट अफेयर था डेली करंट अफेयर की सीरीज में। तो ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? मैं उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने हर टॉपिक से 15 टॉपिक से 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट क्लास था, बेस्ट 15 क्वेश्चन थे। बाकी आपको कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।